Hello children, welcome back to our Hindi class. Today I am here with a new chapter, Nishtur Anukampa. First we will get meanings of these two words. Nishtur means ruthless, Anukampa is compassion, मतलब दया करना. So here we have mind map of our lesson, Nishtur Anukampa. इस कहानी में हम चार भाइयों की कहानी जान सकते हैं. वो लोग ख़ानदान की इज्जत बचाने का बहाना लेकर छोटे काम नहीं करते हैं. उनके बगीचे में एक सहीजन का पेड़ है. उस पेड़ से गिरे हुए फलियों को बेचकर अपना जीवन बिताते हैं. उसी बीच उनके घर में एक अतिथि आता है और अचानक सा उस अतिथि पेड़ को काट देता है, क्योंकि वो चार भाइयों को अतिथि सबक सिखाना चाहता है. Dear children, in this lesson we have four brothers. To save the dignity of the family, these four brothers did not do any work. They have one tree, drumstick tree in their garden. By selling these drumsticks, they started to earn some income. During Diwali, one guest came to visit there and he understood the bad condition of this family. What he did? One night, he cut this drumsticks tree with the help of an axe. The rude behavior of this guest changed their entire life. How? We will learn in this lesson. निष्ठुर अनुकंपा. बहुत बार झूठे अभिमान में पड़ व्यक्ति निष्क्रिय होकर बैठ जाता है कि हम तो बड़े लोग थे, अब छोटा या घटिया काम क्यों करें. इस कहानी में चार भाई बड़े खानदान से संबंध रखने के कारण कोई काम नहीं करना चाहते. उनके घर एक मामूली अतिथि आकर निर्धनता से बचाने के लिए उनकी आय के स्रोत को नष्ट कर देता है, जिससे वे घर से बाहर निकल कोई काम धंधा शुरू कर सकें. अतिथि के इस क्रूर कर्म से उन भाइयों का पूरा जीवन ही बदल जाता है. काका कालेलकर ने अपनी सशक्त लेखनी से बड़े सरल तरीके से इतनी बड़ी बात को निष्ठुर अनुकंपा नाम की इस कहानी में समझाया है. किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था. उसमें चार भाई थे. परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी. चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे. घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी. औरतों का सारा जेवर भी लुके छिपे कम दामों पर उन्होंने बेच डाला. आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी ना बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे. अब क्या किया जाए? उनके घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था. उसके फलने का मौसम था. लंबी लंबी और हरी हरी सहीजन की फलियां डालियों में लटक रही थीं. जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता, तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता. कुछ रात बीते एक कुंजड़िन आती और सहीजन की फलियां खरीद कर ले जाती. इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते, उन्हीं पर उस परिवार का निर्वाह होता. दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके यहाँ आया. उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी न थी. जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया. आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना ना खाऊंगा. मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है. तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, अतः वह शरीक ना हुआ. सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा. 2 थालियां लगाई गईं. जब दोनों जन खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती रही,
लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी ना पूछा। वह लड़का भी सधा हुआ था। कोई चीज परोसी जाती, इससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। फाका कशी के मारे घर की हालत खराब है। खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है, फिर भी इन्हें फिक्र नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। करीब 10 बजे रात गए कुंजड़िन आई। बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहीजन की काफी फलियां तोड़ी। कुंजड़िन जानती थी कि इस वक्त इनकी गरज है। वह जो दाम देगी वही ले लेंगे, ज्यादा पैसा उससे ना मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहीजन की फलियां लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम दिए और कहा, आजकल सहीजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में लाभ नहीं मिलता। अब मैं तुमको पहले की तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं चली। तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो। बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुंजड़िन ने इस मौके से लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़िन ने दिए। थोड़ी देर में कुंजड़िन चली गई। चारपाइयों पर सब लोगों के जोर-जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे, लेकिन मेहमान तो जाग रहा था। वह दूरदर्शी तो था ही। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सहीजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा। बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उसने उठा ली और बिना किसी आहट के उस सहीजन के पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर पौ फटने से पहले ही अंधेरे में वह मेहमान वहां से चल दिया। सवेरा हुआ। बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहीजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, वैसा ही उस परिवार में फैल गया। घर की बुढ़िया कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहां से आया था? यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था, तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहीजन के पेड़ को इसने क्यों काट डाला? अम्मा, जब तक हमारा बस चला, घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई। ना किसी की नौकरी की, ना किसी के आगे हाथ फैलाया। मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है। कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफी प्रसिद्ध थे। जहां जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं लग गए। 1 साल हो गया। चारों की हालत अच्छी हो गई। घर का कामकाज भी ठीक चलने लगा। घर में दूध घी की कमी नहीं रही। दूसरी दिवाली आई। वही मेहमान फिर उनके यहाँ आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी।
कोई खराब इरादा ना था। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया था। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुजदिल बन जाते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हों तो ऐसे हों। बच्चों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम काम होता है। झूठी शान में आकर यह सोचना कि कोई काम छोटा है तो क्यों करें, बिल्कुल गलत है। परिश्रम का अपना महत्व है, अतः हर काम आनंद पूर्वक करना ही हमारा उद्देश्य। Dear students, open your textbook page number 54. किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी। घर की स्त्रियों के आभूषण भी वे लुके छुपे कम दामों में बेच चुके थे। आखिर वह स्थिति भी आई जब घर में कुछ भी ना बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अब क्या किया जाए? हियर कुलीन का मतलब है ऊंचे कुल में पैदा हुआ। लाले पड़ने मीन्स मुहावरा, उसका मतलब होता है कि तरसना। दिस पैराग्राफ रेफर्स there lived rich family in a city. There were 4 brothers. The property and wealth of the family was ruined. The 4 brothers were skilled and educated. Still, due to their family dignity, they could not do any job or business. The poverty of the house was increasing day by day. They had also sold the jewelry of the women, and also they sold at low price. There is nothing left. Being in rich family, now what can be done? उनके घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। लंबी लंबी और हरी हरी सहीजन की फलियां डालियों पर लटक रही थी। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते एक कुंजड़िन आती और सहीजन की फलियां खरीदकर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उन्हीं से उस परिवार का निर्वाह होता। कुंजड़िन मीन्स सब्जी बेचने वाले, वेजिटेबल वेंडर। निर्वाह का मतलब है कि गुजारा। There was a drumstick tree in the garden near their house. It was flowering season. Long and green drumsticks were hanging from the branches. When it was evening and silence was spread all around, it means evening. Among the 4 brothers, one would climb the tree and pluck the drumsticks and drop them down.
one vegetable seller buy the drumsticks. With this, the family would get some money. दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके घर आया। उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी ना थी। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना ना खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरा पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई का कहन था कि उसे अपने दोस्त के घर दावत में जाना है, अतः वह शरीक ना हुआ। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियों लगाई गई। जब दोनों जन खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती रही, लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को ज़रा भी ना पूछा। वह लड़का भी सधा हुआ था। कोई चीज़ परोसी जाती, इससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। One day after Diwali, one of their relatives came to their house. He did not know about the condition of the people. When the food was prepared, the elder brother made an excuse. Today is Monday. I am fasting. I will not eat food. The other said, I have stomach pain. Doctors asked not to eat. The third brother said that he had to go to friend's party, so he did not eat. The youngest brother sat down to have dinner with the guest. 2 plates were kept. When both the people sat down to eat, the old lady kept on moving with the guest to eat, but she did not ask her little boy at all. The boy was also not ready to eat. Before something was served, he would shake his hand and say, I don't want to. इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान टाट गया। टाट गया मतलब मुहावरा है, इसका मतलब है कि समझ जाना। टाट गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। फाका कशी के मारे घर की हालत ख़राब है। फाका कशी मतलब भूखे मरना। खाने पीने की तकलीफ़ बढ़ गई है, फिर भी इन्हें फ़िक्र नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। After eating twice in this way, the guest came to know that these people are falling victim to poverty. Due to starvation, the condition of the house was in a bad state. There was nothing to eat at all. Still, they were not worried. Somehow, he had his dinner at night and went to sleep in the veranda. But he didn't sleep. He was only pretending to sleep. करीब 10 बजे रात को वह कुंजड़िन आई। बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहीजन की काफ़ी फलियां तोड़ी। कुंजड़िन जानती थी कि इस वक्त इनकी गरज है, वह जो दाम देगी वही ले लेंगे, ज़्यादा पैसा उससे ना मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहीजन की फलियां लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम दिए और कहा,
आजकल सहीजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाज़ार में लाभ नहीं मिलता। अब मैं तुमको पहले की तरह ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारी गरज हो तो दाम लो, नहीं तो मैं चली। गरज का मतलब है कि ज़रूरत। At around 10 p.m. the vegetable seller came to their house. The elder brother very carefully climbed the tree slowly and steadily like a cat. The vegetable vendor knew that they were in trouble and buy it at any cost. When the eldest brother went towards the vendor with the basket of drumsticks, she gave very less price for the drumsticks and said, "Nowadays there is not much demand for drumsticks. Even I am not getting much profit. I can't pay you more amount like before. If you want, you take, or else I will leave." बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर ज़ोर से मत बोलो। बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुंजड़िन ने इस मौके का लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़िन ने दिए। The elder brother kept his hand on his mouth and said, "Give as much as you want, but do not speak loudly. Our guest is sleeping on the veranda. Will wake up." Kunjadin took advantage of this opportunity and reduced the prices of those drumsticks even more. Being helpless, the elder brother had to take as much as money as Kunjadin has given. कुंजड़िन चली गई। चार पाइयों पर सब लोगों के ज़ोर ज़ोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे। एकमात्र मेहमान अब भी जाग रहा था। वह दूरदर्शी तो था ही। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पाने की तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सहीजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। Kunjadin went away. Kunjadin means vegetable vendor. Everyone was snoring loudly when they were sleeping on their cot. The guest was still awake, but he thought it was such a good and prestigious family. These young boys are suffering the trouble of getting food due to idea of false, artificial and living on the trust of this simple drumstick tree. वह चुपचाप उठा। बरमादे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी आहट के सहीजन के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर पाँव फटने से पहले ही नीम अंधेरे में मेहमान उस घर से चल दिया। He woke up quietly, took the axe laying in one corner of veranda and reached the drumstick tree without any sound. The tree was cut from the roots and dropped on the earth. Then guest left the house early morning very silently. सवेरा हुआ। बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहीजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम
छा जाता है वैसा ही उस परिवार पर छा गया। चारों भाइयों की माँ कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहीजन के पेड़ को इसने क्यों काट डाला? The elder brother got up and saw that the guest was missing from the veranda and the tree of drumstick was cut down. The mother of the 4 brothers started saying, where did this guest come from? He was not relative, not a guest. It was our enemy of a previous birth. If he was feeling sorry for our bad condition, then he should have quietly sent 8 to 10 bags of grains to our house. Why did he cut the tree, which was our only support at this time of struggle? बड़े भाई ने माँ से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला, घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, न किसी की नौकरी की, न किसी के आगे हाथ फैलाया, मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा. The eldest son told his mother that we have tried a lot to protect our family respect. How much we could till now did not work under anyone, neither did we extend our hands in front of anyone for help. But now we can't survive like this. Somewhere on the other, we have to search for a job. उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी. अपने ख़ानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे. जहाँ जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते. एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया. अन्य भाई भी कहीं ना कहीं लग गए. पुश्तैनी का मतलब कई पीढ़ियों से चला आता. बर्ताव का मतलब है कि व्यवहार. In that village, all the 4 brothers were well respected. They were well known for their honesty. Wherever they went, everyone would behave very nicely with them. One of the rich men of the village gave job to the eldest son. Other brothers also got job in other places. एक साल बीत गया. चारों की हालत अच्छी हो गई. घर का कामकाज भी ठीक चलने लगा. घर में दूध घी की कमी नहीं रही. After 1 year, situation had changed for all 4 brothers. Household work also got established, and now there was no shortage of milk and butter. Means they are in good condition now. दूसरी दिवाली आई. वही मेहमान फिर उनके घर आया. उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था. कबूल मीन्स स्वीकार करना, अपनी गलती को स्वीकार करना. उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी. कोई खराब इरादा ना था. घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे. उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा.
मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काटकर फेंक दिया था। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे हो। The next Diwali came. The same guest came to their house. He accepted that he had cut down the tree of drumstick with an axe. Behind his rude behavior, he has good intention in his heart. Even the family members knew that. Those four brothers took care of their guest with great love and affection. While saying goodbye to him, they said, "You had cut not the tree, but our bad luck and laziness. If you had pity on us and sent 10 to 15 bags of grains, we would have fallen down. Now we became full of wisdom, felling our fall fortunes by felling tree. Brother and relatives should be like you." So children, I hope now you are clear with the lesson Nishtur Anukampa. I will upload the classwork in our portal. We will meet in the next session. Till that, take care.